आप पोचीराम कांबळे, हमको तो अभी समझ में आता है कि पोचीराम कांबळे मातंग है ना। हमको तो मेरे बस्ती में रहने वाला डोंगरे हो या फिर गायकवाड़ हो, मैं तो गायकवाड़ के ही नेतृत्व में काम करता हूँ, हमको तो समझता ही नहीं ना कि ये मातंग है और ये महार है करके। वो तो अभी समझ में आता कि हाँ ये उपवर्गीकरण के वजह से हाँ तो मातंग है, हाँ तो महार है, ये अभी समझ में आ रहा है। ये समुदाय अंबेडकर विरोधी है या बौद्ध द्वेषी है या महार द्वेषी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता। उनकी कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है जिसको शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे। अगर हम वो समझ जाते तो ये दिन हमको देखने को नहीं मिलते। तो ये जो प्रगल्भ समाज हो गया है, जो अपने आप को समझता है कि अब हम लोग बौद्ध हो गए हैं और हम लोग ब्राह्मणों के समकक्ष है, हम उनको टक्कर दे रहे, हम उनके साथ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे, तो इस लड़ाई लड़ने वाले समाज ने के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि मेरे पीछे रह गए जो बाकी की जो उपजातियाँ, छोटे छोटे जो समूह हैं, उसको भी साथ में लेकर चले। ये जो विभाजन है, ये विभाजन हमारे विरोधियों को शुरुआत से ही चाहना था उनका कि इनके अंदर विभाजन हो। 1975 में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बगैर मांग के, बगैर आंदोलन के विभाजन किया। हर राज्य में 2-3 ऐसे प्रमुख जातियां हैं जिनको आपस में लड़ा दिया जा रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में चर्मकार भाई, इनकी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से स्वाभाविक रूप से वे लोग आरक्षण का फायदा ज़्यादा ले रहे होंगे, तो वहाँ महार और मांग ने बोलना चाहिए क्या कि तुमने हमारा हक छोड़ दिए, हमारा हक छीन लिए। दिल्ली में और पंजाब में अगर मेरा भंगी भाई, जिनकी संख्या ज़्यादा है महार और चमार से, तो स्वाभाविक रूप से वो ज़्यादा शिक्षित है, उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए कि यार भंगी तू हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो ये जो तरीका है, अगर महाराष्ट्र में महार संख्या में ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उनको वो फायदा मिला, और वो फायदा निश्चित रूप से मिला है। SC ST बेस है, हम अलग बिल्कुल नहीं है। तुम आरक्षण अलग लेकर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति सदियों से एक है। क्यों हरिजन सेवक संघ को पहला उत्तर तो रिपब्लिकन के नेता ठक्कर ग्राम के रामरतन जानोरकर जी ने दिया ना उन्होंने हरिजन सेवक संघ को उत्तर। रिपब्लिकन पार्टी ने उनको शहर का महापौर बनाया ना। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, आप तो लोग तो ज़्यादा जानते हैं, वहाँ 100% महार रहने के बावजूद दुर्गे जी 2-2 बार नगर सेवक बनते हैं ना। तभी किसी ने महार ने नहीं सोचा होगा ना कि ये दुर्गे कोणता खटीक है, न क्या है न क्या नहीं है करके। भावना कहीं गलत नहीं है, ना आपके तरफ से है ना इधर से है, और ये आपके और हमारे बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारी सबकी मिली जुली भावना कहीं गलत नहीं है। विरोधी और हमारे दुश्मन द्वारा फैलाए गए राजनीतिक जाल में कुछ हमारे स्वार्थी नेता फंसते हैं, कुछ उधर के स्वार्थी नेता फंसते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में जब आ रहा था तो मैंने पूरन मेश्राम जैसे कई नेताओं को देखता था कि वो लोग बैकलॉग भरना चाहिए की मांग करते थे। पिछले 30-35 वर्षों में आपने बैकलॉग की मांग करते हुए किसी भी संगठन को, राजनीतिक दलों को नहीं देखा है। अरे जब हमारा बैकलॉग ही नहीं भरा है पूरी तरीके से, तो हमको कुछ अधिकार नहीं मिल रहा, तो बाकी लोगों को कैसा मिलेगा कि भाई मेरा ही बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगा, और मैं जिस इंदौर में रहता हूँ उसके बाजू में शिपर कॉलोनी में मैं अगर झाँक कर नहीं देखता तो मेरा विरोधक नहीं बनेगा क्या? मैं दलित बस्ती के लिए लड़ता हूँ और इंदौर का ही सुधार हो ऐसा मांग करता हूँ, लेकिन मैं कभी चमार बस्तियों में जाकर, मातंग भाइयों के बीच में जाकर या खाटिक भाइयों के बीच में जाकर उनकी बस्तियों के स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, शिक्षा के लिए काम नहीं करता, तो वो मेरे से नाराज होना स्वाभाविक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि सत्ता के लालच में, या सत्ता मिल जाना चाहिए कल परसों, इसके चक्कर में हम जो हमारे अंदर का भाईचारा है इसको नज़रअंदाज किया और अन्य समुदाय की ओर हमने अपना ध्यान आकर्षित किया पिछले 30-40 वर्षों में।
अभी लोग बता रहे हैं कि दलित पैंथर और रिपब्लिकन पार्टी की जब तक यहाँ पर ताकत थी तब तक हम लोग एक थे। आम्बेडकर जयंती मातंग समाज मनाता था, महार समुदाय बोरी लेकर बैठकर दर्शक के रूप में काम करता था। बाबा साहब कहते थे कि भाई मुझे लड़की होती तो मैं पहली लड़की मातंग समाज को दिया रहता। तो फिर हम लोगों ने उतने बड़े पैमाने पे मातंग समाज के साथ या चर्मकार समाज के साथ या 58 जातियों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार बढ़ाया क्या? हम उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा विरोधी तो कोशिश करेगा ना कि ये समुदाय टूटे, छिन्न भिन्न हो जाए। सबको मालूम है कि अगर ये अकेले भी लड़े और हम अकेले भी लड़े तो दुश्मन हमको तो खीमे जैसा काट डालेगा। ये अकेले लड़ ही नहीं सकते और हम भी अकेले नहीं लड़ सकते। हाँ, मुंह जबानी बड़ी बड़ी घोषणा कर सकते, आम्बेडकर की औलाद है, सीना फौलाद है, लेकिन पिछवाड़े पे कितने डंडे खाने पड़ रहे हैं आज हमको समझ में आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने वो दुख सहा है, तो वो हमारे पूर्वज से ठीक है 4 दिन पीछे होंगे, लेकिन अगर हम मिलकर साथ में कदम बढ़ाना शुरू कर दे तो ये हमारा भाई भी अपने आप को अलग नहीं समझेगा और हमारा जो विरोधक है उसको भी हम उसको सही जगह बताने में कामयाब होंगे। आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाते करके आप बहुत बेहतर है और हम लोग अन्ना भाव को नहीं मानते, ऐसा भी नहीं है। हमारे भी अपने संगठन का आदर्श अन्ना भाव है, निश्चित रूप से है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा मुख्य दुश्मन है वो अपने षड्यंत्र में सफल हो रहा है और हम छोटे मोटे कारणों की वजह से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अभी भी समय नहीं गया है, हम लोगों ने अपनी रणनीति को बदलाना चाहिए। और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय साथियों, तकरीबन हम सब लोगों की भावनाएं एक समान है। कुछ एक मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में मामूली से मतभेद दिखाई देते। आप सभी लोगों के बोलने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अध्यक्ष महोदय, विरोधी अपना काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की भी आंदोलन की दिशा बदली, जिसका दुष्परिणाम स्वरूप आज हम लोग 2 भाइयों को एक दूसरे को हम भाई है ऐसे बताने की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि हम भाई है इसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि सदियों से ये 2 समाज ही नहीं तो जितना भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है वो सांस्कृतिक रूप से एक है। अब इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। हमारा रहन सहन, खान पीन, सोच विचार सब एक समान, हमारी मान्यता भी एक समान है। ठीक है, राजनीतिक कारणों से मान्यताएं धीरे धीरे इधर उधर हो जाती है, तो हम एक है और इस एकता को तोड़ने का प्रयास ये कोई आजकल परसों का नहीं है। 1935 में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को एक जगह पर मान्यता दिलवाई, संवैधानिक मान्यता दिलवाई, उसके पहले ही हरिजन सेवा संघ ने उपवर्गीकरण की मांग की, जिसका परिणाम ठक्कर ग्राम और पांचपावली। बिरला जी है नहीं अभी यहाँ पर। ये जो विभाजन है, ये विभाजन हमारे विरोधियों को शुरुआत से ही चाहना था उनका कि इनके अंदर विभाजन हो। 1975 में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बगैर मांग के, बगैर आंदोलन के विभाजन किया। हर राज्य में 2-3 ऐसे प्रमुख जातियां हैं जिनको आपस में लड़ा दिया जा रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में चर्मकार भाई, इनकी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से स्वाभाविक रूप से वे लोग आरक्षण का फायदा ज़्यादा ले रहे होंगे, तो वहाँ महार और मांगने बोलना चाहिए क्या कि तुमने हमारा हक छोड़ दिए, हमारा हक छीन लिए। दिल्ली में और पंजाब में अगर मेरा भंगी भाई, जिनकी संख्या ज़्यादा है महार और चमार से, तो स्वाभाविक रूप से वो ज़्यादा शिक्षित है, उसको ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए कि यार भंगी तू हमारे साथ अन्याय कर रहा है। तो ये जो तरीका है, अगर महाराष्ट्र में महार संख्या में ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उनको वो फायदा मिला, और वो फायदा निश्चित रूप से मिला है, इसको हम नकार नहीं सकते। अब मिला है
तो ये जो प्रगल्भ समाज हो गया है, जो अपने आप को समझता है कि अब हम लोग बौद्ध हो गए हैं और हम लोग ब्राह्मणों के समकक्ष है, हम उनको टक्कर दे रहे, हम उनके साथ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे, तो इस लड़ाई लड़ने वाले समाज ने के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी क्या कि मेरे पीछे रह गए जो बाकी की जो उपजातियां, छोटे छोटे जो समूह हैं, उसको भी साथ में लेकर चले। तकलीफ होती है ना कि भाई मेरा ही बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगा और मैं जिस इंदौर में रहता हूँ उसके बाजू में शिपर कॉलोनी में मैं अगर झाँक कर नहीं देखता तो मेरा विरोधक नहीं बनेगा क्या? मैं दलित बस्ती के लिए लड़ता हूँ और इंदौर का ही सुधार हो ऐसा मांग करता हूँ, लेकिन मैं कभी चमार बस्तियों में जाकर, मातंग भाइयों के बीच में जाकर या खाटिक भाइयों के बीच में जाकर उनकी बस्तियों के स्वास्थ्य सुविधा, रोजगार, शिक्षा के लिए काम नहीं करता, तो वो मेरे से नाराज होना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो बेस था, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के अंदर में बनाया था, वो SC ST का जो बेस था, जिसमें VJNT भी जुड़ता है, जिसकी जनसंख्या 30%, और ये 30% ही एक हो जाए तो हम इस देश का चेहरा मेहरा और नीति नियम बदल सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि सत्ता के लालच में, या सत्ता मिल जाना चाहिए कल परसों, इसके चक्कर में हम जो हमारे अंदर का भाईचारा है इसको नज़रअंदाज किया और अन्य समुदाय की ओर हमने अपना ध्यान आकर्षित किया पिछले 30-40 वर्षों में। अभी लोग बता रहे हैं कि दलित पैंथर और रिपब्लिकन पार्टी की जब तक यहाँ पर ताकत थी तब तक हम लोग एक थे, आम्बेडकर जयंती मातंग समाज मनाता था, महार समुदाय बोरी लेकर बैठकर दर्शक के रूप में काम करता था। बाबा साहब कहते थे कि भाई मुझे लड़की होती तो मैं पहली लड़की मातंग समाज को दिया रहता। तो फिर हम लोगों ने उतने बड़े पैमाने पे मातंग समाज के साथ या चर्मकार समाज के साथ या 58 जातियों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार बढ़ाया क्या? हम उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आज हम उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करते, उनके साथ सामाजिक सौहार्द बढ़ाते, हम उनके भी यहाँ बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, उनके भी बस्ती में वाचनालय बने, वहाँ पर भी अन्नाभाऊ साठे के साथ बाबा साहब की पुतला बैठे और उसके बाजू में एक वाचनालय बने, इसके लिए हम लोग प्रयत्न क्यों नहीं कर पाए? तो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है अध्यक्ष महोदय, वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग कम पड़ रहे हैं। इसका दुष्परिणाम है कि हम जहाँ कम पड़ रहे हैं वो जगह समरसता वाले भर रहे हैं और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये समुदाय अंबेडकर विरोधी है या बौद्ध द्वेषी है या महार द्वेषी है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं समझता। उनकी कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है जिसको शायद हम लोग नहीं समझ पा रहे। अगर हम वो समझ जाते तो ये दिन हमको देखने को नहीं मिलते। ये हमारा बेस है ना सर, SC ST बेस है, हम अलग बिल्कुल नहीं है। तुम आरक्षण अलग लेकर भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति सदियों से एक है। ले देकर एक छोटी सी नौकरी के लिए तकलीफ है ना। अब वैसा भी प्राइवेटाइजेशन होने के बाद तो नौकरियां बची नहीं है, और जितना बैकलॉग, जितना आरक्षण हमको मिलता है 13% अगर महाराष्ट्र में मिलता है तो उसका बैकलॉग नहीं है। मैं सार्वजनिक जीवन में जब आ रहा था तो मैंने पूरन मेश्राम जैसे कई नेताओं को देखता था कि वो लोग बैकलॉग भरना चाहिए की मांग करते थे। पिछले 30-35 वर्षों में आपने बैकलॉग की मांग करते हुए किसी भी संगठन को, राजनीतिक दलों को नहीं देखा है। अरे जब हमारा बैकलॉग ही नहीं भरा है पूरी तरीके से, तो हमको कुछ अधिकार नहीं मिल रहा तो बाकी लोगों को कैसा मिलेगा? इसका मतलब महारों ने या बौद्धों ने अन्य समुदाय की नौकरियां खा गई, ये कहना तर्कशील नहीं है। अगर पूरा का पूरा 13% मिल जाए तो शायद उसमें बाकी के भी लोग शामिल हो सकते हैं, शामिल किए जा सकते हैं। तो हमारे आंदोलन की दिशा बदल रही थी और ये 30-35 वर्षों में हम लोगों ने ये किया है। आप पोचीराम कांबळे, हमको तो अभी समझ में आता है कि पोचीराम कांबळे मातंग है ना।
हमको तो मेरे बस्ती में रहने वाला डोंगरे हो या फिर गायकवाड़ हो, मैं तो गायकवाड़ के ही नेतृत्व में काम करता हूँ, हमको तो समझता ही नहीं ना कि ये मातंग है और ये महार है करके। वो तो अभी समझ में आता कि हाँ ये उपवर्गीकरण के वजह से हाँ आतम मातंग आए, आतम महार आए, ये अभी समझ में आ रहा है। हम तो एक रूप है ना, स्वरूप हमारा सब एक है, कहीं से भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो छोटा भाई है तो हम लोगों ने बड़े भाई की भूमिका निभाने की जो जिम्मेदारी थी वहाँ शायद कहीं ना कहीं कम पड़ रहे होंगे। इसका आत्मविश्लेषण करना चाहिए और उसके दृष्टि से हम लोगों ने काम करना चाहिए। हमारा विरोधी तो कोशिश करेगा ना कि ये समुदाय टूटे, छिन्न भिन्न हो जाए। सबको मालूम है कि अगर ये अकेले भी लड़े और हम अकेले भी लड़े तो दुश्मन हमको तो खीमे जैसा काट डालेगा। ये अकेले लड़ ही नहीं सकते और हम भी अकेले नहीं लड़ सकते। हाँ, मुंह जबानी बड़ी बड़ी घोषणा कर सकते, आम्बेडकर की औलाद है, सीना फौलाद है, लेकिन पिछवाड़े पे कितने डंडे खाने पड़ रहे हैं आज हमको समझ में आ रहा है। राहुल मुन बोलकर गए ना, जिसकी जितनी संख्या भारी। यार तुमने नारा लगाया ना भैया जी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वो अपना भागीदारी मांग रहा है अपनी जनसंख्या के अनुसार, फिर क्या गलत कर रहा? एक तो फिर नारा गलत है या फिर इनकी मांग गलत है, तय कर लो क्या गलत है। कई के लिए मोरे साहब अभी बाड़ू ने जैसा बताया, हमको तो समझा ही नहीं ना। जब वो चुनकर आए तो इंदौर ने खुशियां मनाई जी, इनको तो मालूम नहीं होगा इंदौरा कितना खुश था उस समय में। मोरे साहब का और उपेंद्र शिंदे का इतना सग्गा दोस्ताना था, समझ में नहीं आता था। हमको तो समझता ही नहीं था कि ये दो अलग अलग उप समुदाय के लोग हैं क्या करके। दोनों की जोड़ी विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, तमाम मुद्दों पर मिलकर लड़ते थे। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग राजनीतिक जो पैतरेबाजी है और हमारा जो सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, उसको बहुत सुचारू रूप से, बेहतर रूप से या नियोजनबद्ध तरीके से रूप में चलाने में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े और सिर्फ सत्ता के लालच में हमने पूरा हमारा आंदोलन का दिशा बदलाया। उसका परिणाम आज हमारे भाइयों के साथ हमारी असहज रूप से हम लोग बैठे हुए हैं। कई लोग खुलकर नहीं बोले, हमारे यहाँ से भी नहीं बोलते। कई लोग तो हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो नहीं करना चाहिए। नहीं पढ़े ना अन्ना भाऊ, एक भी दिन नहीं गए ना स्कूल, दुनिया की 1.5 दिन गए, पूरी दुनिया की दरिद्री उन्होंने देखी ना, सहन की ना। हमने क्या सम्मान दिया? रसिया ने तो दिया ना। कामरेड थे तो क्या थे? कोई हमारा विरोधक है मार्क्स? मजदूर किसान कामगारों की लड़ाई लड़ने वाला कार्ल मार्क्स क्या हमारा विरोधक है? थे उनके आंदोलन में वो। हमको भी झालर है ना मार्क्सवाद की, आम्बेडकरवादियों को। और अध्यक्ष महोदय, बहुत हिम्मत से एक बात बोलना चाहता हूं कि अण्णाभाऊ साठे वामपंथी थे, रिपब्लिकन पार्टी भी वामपंथी है। रिपब्लिकन पार्टी दक्षिणपंथी नहीं है भाजपा जैसी। रिपब्लिकन पार्टी मध्यवर्गीय नहीं है कांग्रेस जैसी। रिपब्लिकन पार्टी वामपंथी पार्टी है और ये हम लोग हिम्मत से बताते हैं। इसलिए अण्णाभाऊ साठे पहले दलित साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बनाया ना उनको, तब तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये मातंग है, इसको क्यों दलित साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाए। उन महारों ने, उन बौद्धों ने तो बनाया ना उनको पहला दलित साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष। और उन्होंने जो घोषणा की कि ये शेषनाग पर ये पृथ्वी नहीं है, मजदूर किसान और दलितों के मेहनत और मजदूरों पर ये पृथ्वी चल रही है करके, इतनी बड़ी घोषणा जो आज हमारे, मैं जिस 1984 से हम लोग लेबर फ्रंट, लाल झंडे के तले लेबर फ्रंट चलाते हैं, उसका ये घोषवाक्य है अण्णाभाऊ साठे का। आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती मनाते करके आप बहुत बेहतर है और हम लोग अण्णाभाऊ को नहीं मानते, ऐसा भी नहीं है। हमारे भी अपने संगठन का आदर्श अण्णाभाऊ है, निश्चित रूप से है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा मुख्य दुश्मन है वो अपने षड्यंत्र में सफल हो रहा है
और हम छोटे मोटे कारणों की वजह से एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। अभी भी समय नहीं गया है। हम लोगों ने अपनी रणनीति को बदलाना चाहिए, अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए और पीछे रह गया जो समुदाय उनको हम लोगों ने साथ में लेना चाहिए। मेरा जो बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहिए, ये भावना से निकलकर बाजू में भी जो बस्ती है मातंग समाज की है, चरमकार भाइयों की है, भंगी भाइयों की है, उसको हम लोगों ने साथ में लेना चाहिए। क्यों हरिजन सेवक संघ को पहला उत्तर तो रिपब्लिकन के नेता ठक्कर ग्राम के रामरतन जानोरकर जी ने दिया ना उन्होंने हरिजन सेवक संघ को उत्तर। रिपब्लिकन पार्टी ने उनको शहर का महापौर बनाया ना। मैं जिस बस्ती में रहता हूँ, आप तो लोग तो ज़्यादा जानते हैं, वहाँ 100% महार रहने के बावजूद दुर्गे जी 2-2 बार नगर सेवक बनते हैं ना। तभी किसी ने महार ने नहीं सोचा होगा ना कि ये दुर्गे कोणता खटीक है न क्या है न क्या नहीं है करके। भावना कहीं गलत नहीं है, ना आपके तरफ से है ना इधर से है। और ये आपके और हमारे बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारी सबकी मिली जुली भावना कहीं गलत नहीं है। विरोधी और हमारे दुश्मन द्वारा फैलाए गए राजनीतिक जाल में कुछ हमारे स्वार्थी नेता फंसते हैं, कुछ उधर के स्वार्थी नेता फंसते हैं। वो बताते हैं कि तो महाराजा पोरग गाड्या घोड्यावर फिरते, तो मोटा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर झाला, उसकी 4 मंजिले की बिल्डिंग है, वो रात को बैठकर महंगी महंगी शराब पीता है, वो बहुत अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके घर के सामने एयर कंडीशन गाड़ी है, ये लोग प्लेन से जाते हैं। और हमारा बच्चा सुबह से शाम तक भरी धूप में, भरी बरसात में, भरी ठंड में 200, 300, 500 रुपये कमाने के लिए दिन भर काम करता है। तो उसका वो जो दुख है, उस दुख को हम लोगों ने समझना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने वो दुख सहा है, तो वो हमारे पूर्वज से ठीक है 4 दिन पीछे होंगे, लेकिन अगर हम मिलकर साथ में कदम बढ़ाना शुरू कर दे तो ये हमारा भाई भी अपने आप को अलग नहीं समझेगा और हमारा जो विरोधक है उसको भी हम उसको सही जगह बताने में कामयाब होंगे। ऐसा मुझे आप लोगों के बीच में बोलने की थोड़ी सी मौका मिला, तो अपनी बात रखने का मौका मिला। इतनी बात रखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम।